वेरी गुड इवनिंग। दिस इज स्टडी पॉइंट 2 जीके टेस्ट मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा का एग्जाम चल रहा है। पीवाईक्यू की क्विक रिवीजन सीरीज आपके चैनल पर डिस्कस हो रहे हैं। चैनल पे नए हैं तो जरूर ज्वाइन कर लें, सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है लैंग्वेज का, हिंदी फर्स्ट का। भाषा शिक्षण की कक्षा में निम्न में से कौन सा आकलन बिंदु नहीं है? सुनना, बोलना, पढ़ना, समझना, लिखना, व्यक्ति या चित्र बनाना। तो भाषा शिक्षण की कक्षा में कौन सा आकलन बिंदु नहीं है? दिस क्वेश्चन इज द राइट आंसर। एप्रोप्रिएट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चित्र बनाना जो है आपका, ये भाषण शिक्षा की कक्षा में से आकलन बिंदु नहीं है। अगला प्रश्न, भाषा के आकलन करने के बाद महत्वपूर्ण सोपान होना चाहिए। तो महत्वपूर्ण सोपान क्या होना चाहिए? आकलन से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर बच्चों के अभिभावकों से विचार विमर्श करना, यानी आकलन से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर बच्चों के अभिभावकों से विचार विमर्श करना। अगला प्रश्न, भाषा के सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है तो बच्चों के सीखने की प्रक्रिया को समझकर उपयुक्त शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अपनाना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड। अगला प्रश्न है आप लोगों का, निम्न में से लेखन और उच्चारण के लिए अनुकरण विधि उपयोगी है? तो कौन सी अनुकरण विधि उपयोगी है? प्रारंभिक स्तर पर लेखन और उच्चारण के लिए अनुकरण विधि उपयोगी है। निम्न में से गद्य साहित्य का मुख्य प्रकार या स्वरूप कौन सा होता है? तो सृजनात्मक गद्य। कौन सा? सृजनात्मक गद्य आपका सृजनात्मक गद्य। अगला प्रश्न है फ्रेंड, निम्न में से हिंदी शिक्षण दुर्बल एवं मंद बुद्धि छात्रों के लिए कौन सी विधि उपयोगी होगी? तो आपकी लेख विधि हो जाएगी। दिस क्वेश्चन इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, अनुच्छेद नंबर 343। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? तो किस इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने, निम्न में से शिक्षण को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? तो अध्यापक भी हैं, संबंधी भी हैं, शिक्षार्थी भी हैं और कार्य संबंधी भी हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड। अगला प्रश्न आप लोगों का सामने रहा, परिवार एक साधन है कौन सी शिक्षा का? अनौपचारिक शिक्षा का, दूरस्थ शिक्षा का और केवल औपचारिक शिक्षा का या दूरस्थ शिक्षा का? तो परिवार क्या है आपका? अनौपचारिक शिक्षा का केवल साधन है। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? सांस्कृतिक विभिन्नता भाषा अर्जन और भाषा अधिगम को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है, बिल्कुल सही बात है। भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है जबकि भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर डी, भाषा अर्जन में विभिन्न संकल्पनाएं मातृभाषा में बनती हैं, ये भी बिल्कुल सही बात है। जबकि भाषा अधिगम में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता, ये गलत है और यही आपसे गलत ऑप्शन पूछा भी गया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड। प्राथमिक स्तर पर आप कहानियों कविताओं में से किस पक्ष को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं? तो कहानी कविताओं का व्याकरणिक नियमों की जानकारी की दृष्टि से समृद्ध होना, ये प्राथमिक स्तर पर आप सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। अगला प्रश्न था, कपट का व्यवहार भाव व्यक्त करने वाली कहावत निम्नलिखित कहावतों में से कौन सी है? तो कपट का व्यवहार भाव व्यक्त करने वाली कहावत निम्नलिखित में से कौन सी है? हाथ सुमरीनी बगल कतरनी, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड। अगला प्रश्न है, कविता शिक्षण की प्रणाली उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं के छात्रों के लिए हितकारी है? तो कविता शिक्षण की जो समीक्षा प्रणाली है वो उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं के लिए हितकारी है। कौन सी प्रणाली हितकारी है फ्रेंड आपकी? तो जो समीक्षा प्रणाली है कविता शिक्षण की, वो उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं के छात्रों के लिए हितकारी है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मातृभाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, तो कौन सा उद्देश्य नहीं है? ज्ञानात्मक उद्देश्य नहीं है, कौशलात्मक उद्देश्य नहीं, सृजनात्मक उद्देश्य नहीं या उपदेशात्मक नहीं है। तो मातृभाषा शिक्षण का उद्देश्य ज्ञानात्मक भी होता है, कौशलात्मक भी होता है, सृजनात्मक भी होता है, बट उपदेशात्मक नहीं होता है। मातृभाषा शिक्षण कौशल का उद्देश्य उपदेशात्मक नहीं होता है। उसके बाद अब यहाँ गद्य से रिलेटेड प्रश्न है फ्रेंड। यहाँ पे आपको देख करके गद्य को पढ़ना है, वीडियो को पॉज करके आपको खुद ब खुद सॉल्यूशन इसका सॉल्व निकालते हुए करना है। और अब चलते हैं आगे नेक्स्ट लैंग्वेज की ओर। आपका आएगा मैथ्स के क्वेश्चन आएंगे, इसको आपको पढ़ करके खुद ब खुद सॉल्व करने हैं। और इसमें से जो थोड़ा बहुत व्याकरण, जैसे पूछा गया निम्न में से कौन सा शब्द अकस्मात का विलोम शब्द है? तो जानबूझकर हो जाएगा अकस्मात शब्द का विलोम। उसके बाद में यहाँ पे देखिए पद्य से रिलेटेड आया है क्वेश्चंस। पानी पी प्यास बुझाना आशा है, पानी पी प्यास बुझाना आशा है, तो इसमें कौन सा अलंकार है आपका? तो अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। प प प, 3 बार प वर्ण की आवृत्ति हुई है, यानी अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड। अगला प्रश्न रहा आप लोगों के सामने। उसके बाद में यहाँ पे दिया गया है मुहावरा से भेड़िया धसान होना निम्न में से क्या अर्थ है? तो देखी देखा करना। भेड़िया धसान होना मतलब देखी देखा करना, देखा देखी करना एक दूसरे से। दी गई विभक्ति से के द्वारा निम्नलिखित में से किस कारक की है? तो से के किसकी है? करण की है, करण कारक की। कर्ता ने कर्म को करण से
तो ये किसके लिए विभक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है? से के द्वारा चिन्ह, तो आपका करण कारक के लिए से के द्वारा प्रयोग किया। प्रकाश की पर्यायवाची क्या होती है? तो प्रभा होती है। देखिए यहाँ पे प्रकाश की पर्यायवाची पूछी गई है, प्रकाश की पर्यायवाची आपकी प्रभा हो जाएगी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब इसमें देखो दिया गया है में प्रथम और तृतीय चरणों में 13 एवं दूसरे तथा चौथे चरण में 11 मात्राएं होती है। इसमें किसमें होती है फ्रेंड? आपकी दोहा छंद में। दोहा छंद में क्या होता है कि प्रथम एवं 13 में 13 मात्राएं, जबकि चौपाई छंद में 16 मात्राएं होती है फ्रेंड। कुंडलिया में क्या होता है? दोहा और रोला को मिला देने से कुंडलिया हो जाती है। और सोरठा में आपका कितना होता है फ्रेंड? सोरठा में आपका 11 एवं 13 मात्राएं होती हैं प्रथम एवं तीसरे चरण में। प्रथम एवं तीसरे चरण में 13 13, दूसरे तथा चौथे चरण में 11 11 मात्राएं होती है। निम्न में से कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं है? तो जन्मजात प्रेरक आपका कौन सा नहीं हो जाएगा फ्रेंड? आकांक्षा जो होती है ये जन्मजात नहीं है, ये अर्जित प्रेरक है। बहुत ही अच्छा प्रश्न आया था। बाकी भूख एवं प्यास ये सब जन्मजात प्रेरक होते हैं। अब यहाँ से मैथ्स का क्वेश्चन फ्रेंड डिजिबिलिटी रूल से रिलेटेड आया हुआ है, उसके बाद बोर्ड स्क्वायर रूट से है, एज से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं आपकी। उसके बाद में थोड़ा सा आप इसको देख लीजिएगा, ज्योमेट्री का है। तो जो PYQ की है श्री, ये वीडियो आप देखो, एक शंकु है, समतल आकृति, सॉलिड फिगर, ठोस आकृति या रेखा। तो एक शंकु क्या है? आपकी ठोस आकृति है। शंकु क्या होती है? आपकी ठोस आकृति होती है। ना वक्र होता है, ना रेखा होता है, ना समतल होती है, ठोस सॉलिड होती है। शंकु क्या होती है? आपकी सॉलिड होती है। उसके बाद में अब यहाँ फिर सलीजा अक्सर दशमलव संख्याओं की तुलना करने में गलती करती है। उदाहरण के लिए 0.3003 से बड़ा है सबसे संभावित कारण है। तो ये किस वजह से हो रही है? दशमलव के क्रम में शून्य के महत्व बारे में गलत धारणा उसके अंदर गत बनी हुई है, इसीलिए उससे गलती हो रही है। उसके बाद में फिर यहाँ विद्यार्थियों में गणितीय संरचनात्मकता के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन योजना सर्वोत्तम रूप से उपयुक्त है फ्रेंड? तो आपकी क्षेत्रीय भाषा हो जाएगी। कौन सी सर्वोत्तम उपयुक्त है फ्रेंड? आपकी क्षेत्रीय भाषा हो जाएगी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने, सॉरी ओलंपियाड हो जाएगा। शिक्षार्थियों में गणितीय संरचनात्मकता के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना उपयुक्त हो जाएगी? तो ओलंपियाड। ओलंपियाड सबसे अच्छा होगा, ओलंपियाड परीक्षा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने, निम्नलिखित में से किसने यह कथन दिया था कि शिक्षार्थियों से अपेक्षित अंतिम व्यवहार के संदर्भ में निर्देशात्मक उद्देश्यों का सबसे अच्छा वर्णन किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। रॉबर्ट मैगेर ने कहा था कि शिक्षार्थियों से अपेक्षित अंतिम व्यवहार के संदर्भ में निर्देशात्मक उद्देश्यों का सबसे अच्छा वर्णन किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड। अगला प्रश्न अब ये देखो, रेशियो से रिलेटेड है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद में पेडागोजी के क्वेश्चंस को ओनली डिस्कस किया जा रहा है इसमें। फिर यहाँ दूसरी कक्षा के बच्चों को समतल आकृतियाँ उसके शीर्षों और किनारों से परिचित कराने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? तो जियो बोर्ड हो जाएगा। द बेस्ट वे टू एक्सपोज सेकंड स्टैंडर्ड चिल्ड्रन टू प्लेन फिगर इट्स ए वर्टिक्स एंड द इट्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? जियो बोर्ड्स हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड। प्रदर्शन पद्धति के क्या दोस्त है? तो प्रदर्शन पद्धति में शिष्यों को प्रयोग करने का मौका नहीं मिलता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बाकी प्रदर्शन पद्धति के सारे क्या है? गुण होते हैं। इसमें समय लगता है, इसमें किफ़ायती तरीका है, यह करके सीखने पर आधारित होता है। लेकिन इसका दोष पूछा गया है, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड का डिमेरिट्स पूछा गया है। तो pupil do not get chance to perform the experiment। नेक्स्ट क्वेश्चन गोइंग ऑन द 51। हार्वर्ड ने दैनिक पाठ्य योजना तैयार करने के लिए 5 चरणों का सुझाव दिया था। पहला कदम परिचय है। मॉरिसन ने दैनिक पाठ्य योजना के लिए 5 चरण भी सुझाए। मॉरिसन द्वारा सुझाया गया पहला कदम क्या है? यानी हार्वर्ड ने भी दिया था और मॉरिसन ने भी दिया था। तो पहला इसमें मॉरिसन का क्या हो जाएगा? एक्सप्लोरेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अन्वेषण। हार्वर्ड ने पंचपद प्रणाली दी थी, सबको पता है, जिसका पहला पद परिचय है। लेकिन ये पूछ रहा है कि इसी चीज को मॉरिसन ने भी दिया था, लेकिन उसका पहला स्टेप क्या है? तो एक्सप्लोरेशन यानी अन्वेषण हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड। एक बच्चा संख्याओं, संक्रियाओं और प्रतीकों, 2 घड़ी की सुई, विभिन्न सिक्कों आदि के बीच अंतर करने की कठिनाई प्रदर्शित करता है। इसका तात्पर्य है कि उसने सीखने को प्रभावित करने वाला विशिष्ट अवरोधक क्या है? तो खराब दृश्य प्रसंस्करण क्षमता यानी दृश्य भेदभाव, स्थानिक संगठन और दृश्य समन्वय, पुअर विजुअल प्रोसेसिंग एबिलिटी, विजुअल डिस्क्रिमिनेशन, सेप्टियल ऑर्गेनाइजेशन एंड द विजुअल कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट कोई क्वेश्चन योर ऑप्शन।
द्वारा अधिगम और अधिग्रहण को स्वतः ही प्राप्त किया जाता है। तो किसके द्वारा? संज्ञानात्मकवादी द्वारा, व्यवहारवादी द्वारा, दोनों सही हो जाएगा। संज्ञानात्मकवादी एवं व्यवहारवादी के द्वारा अधिगम और अधिग्रहण को स्वतः ही प्राप्त किया जा सकता है। रेखी व्यंजक के अतिरिक्त देखी गई एक बहुत ही सामान्य त्रुटि है। इस प्रकार की त्रुटि को क्या कहा जाता है? तो कंसेप्चुअल एरर कहा जाता है, यानी वैचारिक त्रुटि कहा जाता है। और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्षेत्रमिति की शुरुआत करते समय एक शिक्षक आगे बढ़ने से पहले बोर्ड पर सभी फार्मूले लिखते हैं। यह दर्शाता है, यानी किसका है यह है? तो ये डिडक्टिव अप्रोच है। किसका है? डिडक्टिव अप्रोच का है। इंडक्टिव अप्रोच क्या होता है? यानी निगमनात्मक दृष्टिकोण का उदाहरण है ये, जबकि आगमनात्मक में पहले उदाहरण दिया जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड। एक आकलन में रैखिक समीकरण पर एक शब्द समस्या में अंकुर को 0 अंक मिले। शिक्षक जानता है कि वह रैखिक समीकरणों को सही ढंग से हल कर सकता है। शिक्षक को अपनी रिपोर्ट में टिप्पणी करनी चाहिए। अंकुर को प्रश्न की भाषा समझने में समस्या होती है, हालांकि वह समीकरणों को हल कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन गोइंग ऑन द योर ऑप्स क्वेश्चन। कुछ परिस्थितियों में निगमनात्मक विधि एक व्यवहार्य विकल्प है जो निम्न हो सकते हैं। तो दिए गए सभी विकल्प इसके सही हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अत्यधिक प्रेरित छात्रों के साथ व्यवहार करते समय एक विशेष रूप से कठिन अवधारणा को पढ़ाना, छात्रों को परीक्षा लिखने के लिए तैयार करना। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। मनोविज्ञान की सहायता से निम्नलिखित में किस शिक्षण पद्धति का विकास किया गया है? विच द फॉलोइंग टीचिंग मेथड्स हैव बीन डेवलप्ड विद द हेल्प ऑफ ए साइकोलॉजी? तो ऑप्शन नंबर डी, साइकोलॉजी के द्वारा मॉन्टेसरी मेथड, प्रोजेक्ट मेथड एंड डाल्टन मेथड, सभी के सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे। अब यहाँ से आपके 20 क्वेश्चन शुरू होते हैं फ्रेंड। मानव जनसंख्या वृद्धि के लिए वक्र है, तो मानव जनसंख्या वृद्धि के लिए कैसा वक्र है? जे शेपेड वक्र है। निम्नलिखित में से किसे डिट्रीवोरस भी कहा जाता है? तो डिट्रीवोरस किसे कहा जाता है फ्रेंड? ऑप्शन नंबर बी, यानी अपघटक को डिट्रीवस कहा जाता है। मानव जनसंख्या वैज्ञानिक का अध्ययन क्या कहलाता है? तो डेमोग्राफी कहलाता है। डीडीटी का अधिकांश जमाव होता है, तो किसमें होता है डीडीटी का अधिकांश जमाव? समुद्री तल में, यानी सी गुल में होता है, समुद्री गल में। ईवीएस पाठ्य पुस्तक विभिन्न विषयों में शामिल इसे करें और पता करें अनुभाग का उद्देश्य है। तो क्या है? अनुभव पर प्रत्यक्ष हाथ प्रदान करना। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या विविधता को दर्शाती है? तो यह लोगों की विशिष्टता को स्वीकारता है, यही दर्शाती है। निम्नलिखित में से किसे घर को फ्लोटेशन हाउस कहा जाता है? तो कौन से घर को फ्लोटेशन हाउस कहा जाता है? हाउस बोट को फ्लोटेशन हाउस बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक खतरों का उदाहरण है फ्रेंड? तो प्राकृतिक खतरों का उदाहरण सुनामी है। उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु कहाँ पाई जाती है? भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिणी अमेरिका के उत्तर पूर्वी भाग और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। जल संभरों के सभी संग्रहों को एक ही प्रमुख जल निकाय में छोड़ देना क्या कहलाता है? तो जल निकासी, यानी ड्रेनेज बेसिन कहलाता है। चील दिन में 20 फीट दूर से चीजों को भी देख सकती है, तो उसका कारण क्या है? लार्ज नंबर ऑफ कून सेल्स है। एडोलेशन शब्द ग्रीक शब्द के एडोलेसिया से लिया गया है, जिसका अर्थ है शारीरिक लंबाई का बढ़ना। अगला प्रश्न। एक आहार जिसमें सभी महत्वपूर्ण पोषक पदार्थ शामिल हो कहलाता है? तो संतुलित आहार कहलाता है। भारत में परिवर्तनीय ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केंद्र कहाँ स्थित है? तो आपका कहाँ पे स्थित है फ्रेंड? ये कोलकाता में स्थित है। मार्स ऑर्बिटर मिशन को अनौपचारिक रूप से क्या कहा जाता है? तो मार्स मंगलयान कहा जाता है। मार्स ऑर्बिटर मिशन। किस देश ने हाल ही में अपने सबसे शक्तिशाली लॉन्चर जोलजाना को सफल परीक्षण की घोषणा की है? तो ये किया है आपके ईरान ने। निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक है? तो आईएनएस विक्रांत हो जाएगा। भारत सहित कितने देशों में उप समुद्री गतिविधियों को अंजाम देने के लिए पानी के नीचे के वाहनों की खोज करने की क्षमता है? तो आपकी कितने देशों के पास है? ये 6 देशों के पास है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय गहन अंतरिक्ष नेटवर्क IDSN निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? ये तो आपका बयालू में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? बयालू में स्थित है ISDN। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी अस्थायी रूप से जमी हुई है? तो जेलिसियस मिट्टी अस्थायी रूप से जमी हुई है। एक मृदा वैज्ञानिक को जो मृदा विज्ञान की एक शाखा में विशेषता रखता है, जो मिट्टी की पहचान, गठन और वितरण से संबंधित है, रिक्त स्थान भरो, तो इसका क्या हो जाएगा? मृदा विज्ञानी कहलाते हैं, सॉयल पेडोलॉजिस्ट। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पोलो खेल के लिए किस जानवर का उपयोग किया जाता है? तो घोड़े का किया जाता है। ऐश्वर्या आयलफील्ड राजस्थान के किस जिले में है? तो बाड़मेर जिले में है ऐश्वर्या आयलफील्ड। हिमाचल प्रदेश में कौन सा त्यौहार हर साल 17 से 23 मार्च तक मनाया जाता है? तो नलवारी मेला मनाया जाता है। हिमाचल प्रदेश में कौन सा त्यौहार? तो नलवारी मेला। सहकर्मी आधारित संचार के माध्यम से ज्ञान किससे संबंधित है? तो आपका किससे हो जाएंगे? स्मॉल ग्रुप डिस्कशन से। समूह चर्चा बच्चों के लिए समाधान के लिए सोचना संभव नहीं है, तो कभी न खत्म होने अलग सोच, आउट ऑफ द बॉक्स। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड। ए ब्रीफ ओरल फीडबैक आफ्टर द विजिट माई मे बी टेकन। भ्रमण के बाद एक संक्षिप्त मौखिक प्रतिक्रिया ली जा सकती है, तो केवल या तो भ्रमण स्थल पर या समूह के स्कूल पहुंचने के बाद। जैव विविधता क्या है? तो जैव विविधता क्या होगी? पृथ्वी पर मौजूद जीवों की विविधता, उनके अंतर संबंध और पर्यावरण के साथ उनके संबंध।
निम्नलिखित में से कौन एक अप्रच्छेद त्रियामी दृश्य टीएलएम अधिगम सामग्री है? तो आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड यहाँ पे? 3 डायमेंशनल टीएलएम मटेरियल कौन सा हो जाएगा फ्रेंड? आपका डायोरेमा यानी त्रिविमीय दृश्य प्रदर्श। आवधिकता का अर्थ है कि प्रत्येक इकाई या अवधि के अंत में शिक्षार्थियों का प्रदर्शन का मूल्यांकन बार बार किया जाना। इसे निम्न से किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसे समेटिव मूल्यांकन के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ से आपकी इंग्लिश लैंग्वेज शुरू होती है फ्रेंड। इसको आप लोग क्वेश्चंस को धीरे धीरे देखते रहिएगा, वीडियो पॉज करके इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चंस को आप वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं फ्रेंड। इसकी पेडागॉजी के, इसके जो प्रोज पोएट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हुए हैं। अब यहाँ से आपके सीडीपी के क्वेश्चन शुरू होते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आप सामाजिकरण की प्रक्रिया का संबंध मुख्य कितने पक्षों से है? तो आपके कितने पक्षों से हो जाएगा फ्रेंड? 3 पक्षों से है। नैदानिक टेस्ट का संचालन का मुख्य उद्देश्य को चिन्हित करना होता है। तो किसको चिन्हित करना होता है? अकादमिक परेशानी के पीछे का कारण, द कॉजेज अंडरलाइंग एकेडमिक डिफिकल्टीज। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा के अनुशासन में सुधार के लिए शिक्षक द्वारा उठाया जाने वाला सबसे आशाजनक कदम है? तो बच्चों की समग्र विविधि और दृष्टिकोणों का मूल्यांकन करना, ऑप्शन नंबर बी। इसमें मैच करना है फ्रेंड कि जन्म के बाद आरंभ में क्या होता है? खुशी और संकट होता है। 6 महीने बाद क्या होता है? भय, घृणा और क्रोध होता है। उसके बाद 12 महीने बाद क्या होता है? तो उत्साह एवं स्नेह होता है। 24 महीने बाद क्या होता है? तो हर्ष होता है। और 5 महीने बाद क्या होता है? 5 वर्ष बाद क्या होता है? शर्म, चिंता, निराशा, ईर्षा, आशा और माता पिता का स्नेह। ये ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नई शिक्षा नीति का उद्देश्य है पूरी शिक्षा व्यवस्था को सुधारना, टू इम्प्रूव द होल एजुकेशन सिस्टम। विकास कार्य शब्द किसके द्वारा दिया गया है फ्रेंड? तो विकास कार्य शब्द आपका हैविंगस्ट के द्वारा दिया गया है। किशोर के विकास के प्रारंभिक स्थिति को युवावस्था के रूप में भी जाना जाता है। यौवन शब्द ल्यूटिन के प्यूब्रेबेटस से लिया गया, जिसका अर्थ है पुस्तत्व की उम्र। ये सत्य है और लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। चेतन, अचेतन और स्मृतियों का दमन महत्वपूर्ण पहलू है। तो व्यक्तित्व की गतिकी, पर्सनालिटी डायनामिक सिद्धांत से। बच्चों के शिक्षण अधिगम स्तर को बढ़ाने के लिए शिक्षकों को निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं होना चाहिए? कौन सा गुण नहीं होना चाहिए फ्रेंड? ऑप्शन नंबर बी, सकारात्मक व्यवहार। कौन सा तथ्य विद्यालय में छात्रों के लिए उपयुक्त वातावरण बनाने के लिए महत्वपूर्ण नहीं है? शिक्षकों द्वारा प्रेरणा, भव्य विद्यालय भवन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल ऑप्शन नंबर 1, शिक्षकों द्वारा प्रेरणा छात्रों के लिए उपयुक्त वातावरण बनाने के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य प्राप्ति का साधन मात्र है, इसलिए उतना प्रभावी नहीं है? ऑप्शन नंबर बी, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, बाहरी अप्रेरणा। राम कॉलेज नाटकीय टीम के प्रमुख हैं और वह इस साल के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार की ट्रॉफी जीतने के लिए कड़ी मेहनत करें। निम्न में से कौन सा सही है? वह आंतरिक रूप से प्रेरित है, वह बाहरी रूप से प्रेरित है। तो किस रूप से प्रेरित है? बाहरी रूप से प्रेरित है। व्यवहार विकार के प्रबंधन के दृष्टिकोण के लिए फार्माकोथेरेप्टिक थेरेपी किस प्रबंधन कर सकती है? तो असावधानी। निम्नलिखित में से किसने अपने अध्ययन में देखा कि भारत के स्कूलों और कॉलेजों में छोटे बच्चे बीच मादक द्रव्यों के सेवन की महामारी के परिणामस्वरूप सांस्कृतिक मूल्यों में बदलाव के बढ़ते आर्थिक तनाव को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, KRBK रेड्डी एंड विश्वास 2013। निम्नलिखित में से किस प्रकार की सीखने की कठिनाइयों को गणितीय संक्रियाओं को करने में समस्याओं के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है? तो डिस्कैलकुलिया के द्वारा गणितीय। निम्नलिखित में से किस प्रकार की शिक्षा प्रणाली विकलांग बच्चों को नियमित स्कूल पर रखने पर विचार किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, बोथ। फर्स्ट, एकीकृत शिक्षा एवं समावेशी शिक्षा। पियाजे को मौजूदा संज्ञानात्मक स्कीमा में नई जानकारी को फिट करने की संज्ञानात्मक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है। तो उसको क्या कहा जाता है? एसिमिलेशन या समावेशन। कोलबर्ग ने सिद्धांत को पारंपरिक स्तर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो लोग सामाजिक रूप में अपेक्षित नियमों, मानदंडों, अनुष्ठानों, कानून के शासन, राष्ट्र के प्रति निष्ठा आदि के आधार पर निर्णय लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सीखने का सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि वातानुकूलित सजगता और
प्राकृतिक प्रतिक्रियाएं से शुरू होता है और नए व्यवहार अनुभव के माध्यम से नए बंधनों के अधिग्रहण के परिणाम स्वरूप होते हैं। निम्नलिखित में से कौन थॉर्नडाइक द्वारा दिए गए साहचर्य परिवर्तन के नियम का एक भाग है? तो अधिगम की परिस्थितियों समान हो तो एक अधिगम क्रिया के साथ दूसरा अधिगम भी सीखा जाता है। प्रगतिशील शिक्षा बच्चों के शिक्षा के केंद्र पर रखती है। प्रगतिशील शिक्षा जो होती है वो चाइल्ड सेंटर्ड होती है। प्रगतिशील शिक्षा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा रूसों से संबंधित नहीं है कथन? तो बच्चों की भूमिका एक सूत्रधार होती है जो शिक्षा के पूरी तरह से शिक्षक पर निर्भर होता है। बोबोडाल का अध्ययन के लेखक तो अल्बर्ट बंडूरा ने बोबोडाल पे किया था। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार के बारे में पूर्वानुमान लगाने में मदद करता है? अभिप्रेरक करता है। सजा जैसे कारकों से जुड़ा है। तो सजा कैसे है फ्रेंड? ये बाहरी प्रेरणा से, सजा या पुरस्कार ये सब बाहरी प्रेरणा से जुड़ी हुई है। उपकुलटी व्यवस्था का एक भाग है जो संवेगात्मक नियंत्रण के लिए उत्तरदायी है तथा संवेगात्मक स्मृतियों के निर्माण में अंतर्निहित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी गलतुंडिका। मनोवैज्ञानिकों द्वारा विकास के निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत को प्रमुख महत्व दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी व्यक्तिगत विभिन्नता के सिद्धांत को। गिफ्टेड और प्रतिभाशाली छात्रों को संबोधित करते हुए शिक्षक किसके द्वारा कक्षा के अधिगम वातावरण को बदल देता है? तो ऑप्शन नंबर सी उसे चुनना जिसे वे न्यूनतम हिस्से में पूरा करना चाहता है। अस्टन द्वारा बुद्धिलब्धि सूत्र का उपयोग करके बुद्धिलब्धि किसी सीमा को प्रतिभाशाली कहा जाता है? तो 140 के ऊपर। 120 और ऊपर को क्या बोला जाता है? प्रतिभाशाली बोला जाता है। बोधात्मक विकास के किस चरण में बच्चे पर्यावरण, कारण, क्षमता और एक स्थान से पृथक और विशिष्ट स्वयं की समझ में विकसित करना प्रारंभ कर देते हैं? तो ये किस में कर देते हैं फ्रेंड? आपका सेंसरी मोटर स्टेज में। तो फ्रेंड आज 10 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट का पेपर यहीं पे होता है समाप्त। वीडियो करते हैं बाइंड अप। नई वीडियो के साथ में फिर से आते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू ऑल ऑफ।